हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। और यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है आज यूनिट 6 हिंदी उपन्यास यूजीसी नेट या एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वैसे तो आप जानते हैं जो गद्य विधाएं हैं वो सभी पेपरों में पूछी जाती हैं। टीजीटी पीजीटी या फिर कोई भी एग्जाम हो जहाँ पर हिंदी साहित्य पूछा जाता है वहाँ के लिए जरूरी होती हैं। तो वैसे आप स्पेशली ये जो क्लास है वो यूजीसी नेट और एचपीएससी के लिए है। यहाँ पर आज हमारा एक उपन्यास हम पढ़ चुके हैं, देवरानी जेठानी की कहानी। और यहाँ पर आज हमारा जो नेक्स्ट उपन्यास है वो है परीक्षा गुरु। तो परीक्षा गुरु के बारे में इसकी भूमिका, इसका सारांश, इसकी कथाएं या फिर इसके मुख्य तथ्य, मुख्य पात्र सब कुछ देखेंगे। और एक ही वीडियो में, एक ही क्लास में आपका कंप्लीट उपन्यास हो जाएगा। और यहाँ से अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो प्लीज़ आप चैनल से ज़रूर जुड़ें, आप पूरा देखें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर नहीं किया है तो कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को, वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। ये उपन्यास जो परीक्षा गुरु उपन्यास है ये लाला श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा गया है। उपन्यास परीक्षा गुरु किसके द्वारा लिखा गया है, इसके लेखक कौन है, तो ये है लाला श्रीनिवास दास जी। इनका जीवन काल, श्रीनिवास दास का जो जीवन काल है वो 1851 से 1887 तक केवल 37 साल का रहा था। कितना रहा था? केवल 37 साल तक। ठीक है, 1851 में इनका जन्म हुआ था। आप जानते हैं जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, सब जानते होंगे जो हिंदी पढ़ते हैं। भारतेंदु युग के जो प्रवर्तक माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है, जिनके नाम पर पूरा एक युग बना हुआ है। उनका 1850 में जन्म हुआ था और 1885 में उनका निधन हो गया था। ठीक है, तो वो उनकी उम्र केवल 35 साल तक थी और 1851 में जन्म लिया था लाला श्रीनिवास दास ने, जिनकी 1887 में क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इनका जीवन काल आपको याद रखना है, केवल 37 साल तक था। परीक्षा गुरु 1882 में प्रकाशित हुआ था। परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला और मौलिक उपन्यास माना जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, जो परीक्षा गुरु है उसको हिंदी का पहला, प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। मौलिक की बात हो रही है यहाँ पर। जो देवरानी जेठानी उपन्यास है उसको कलम ने पढ़ा था, बहुत अच्छे से देखा था। उसमें डॉक्टर गोपाल राय ने उसे हिंदी का पहला उपन्यास माना है। लेकिन ये मौलिक उपन्यास की अगर बात करें तो ये परीक्षा गुरु है। परीक्षा गुरु उपन्यास की भूमिका को देख लेते हैं। इसकी भूमिका में क्या लिखा हुआ है? यह उपन्यास सामाजिक यथार्थ की चेतना का चित्रण करता है। जो परीक्षा गुरु उपन्यास है सामाजिक यथार्थ की चेतना को बताता है। इसमें अपने समय के भारतीय जीवन में आई विकृतियों और उनसे जुड़ी समस्याओं को दिखाया गया है। ये उपन्यास नए मध्यम वर्ग की कठिनाइयों को दिखाता है। यह उपन्यास इस बात पर जोर देता है कि पश्चिमी आदर्शों को अपनाना तो चाहिए लेकिन पारंपरिक मूल्यों का त्याग किए बिना। हमें, अगर हम कोई नई चीज सीख रहे हैं तो हमें पुरानी चीजों को भी नहीं भूलना चाहिए। उसी तरह पश्चिमी आदर्शों को हमें अपना लेना चाहिए, लेकिन हमें अपने पारंपरिक मूल्यों का भी त्याग नहीं करना चाहिए। ये परीक्षा गुरु उपन्यास को कहता है। ठीक है, इसकी भूमिका याद रख लेना, कौन कौन से तथ्य लिखे गए हैं। ये जो उपन्यास है हिंदी के प्रारंभिक गद्य का एक अच्छा उदाहरण है। इसमें संस्कृत और फारसी के कठिन शब्दों का इस्तेमाल कम से कम किया गया है। ठीक है, इसमें संस्कृत और फारसी के कठिन शब्दों का प्रयोग कम है, बल्कि सरल और बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल ज्यादा किया गया है। ठीक है, इसकी जो भाषा है वो बोलचाल की भाषा रखी गई है। इसका सारांश देख लेते हैं। मैंने आपसे कहा है कि एक ही क्लास में आपको पूरा एक गद्य विधा, चाहे उपन्यास हो, कहानी भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप सपोर्ट और शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो मैं आपको यूनिट 5 से लेकर क्या, बल्कि यूनिट 1 से 10 तक ही हम सारा रिवीजन कर लेंगे। यूनिट जो 3 है काव्य शास्त्र की, काव्य शास्त्र की मैंने कुछ क्लासेस डाल दी हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं। और अगर आप देखेंगे तो मैं और क्लासेस भी उसकी डाल दूंगी जो रह गई हैं। और इसके अलावा यूनिट 2 जो हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास है वो हमारा चल रहा है। और भाषा विज्ञान भी हम देख लेंगे। वैसे कुछ क्लासेस पढ़ी हुई हैं जो मैंने अभी जून के लिए पढ़ाई थी, तो वहां से भी आप प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। सारांश देखते हैं। परीक्षा गुरु का जो उपन्यास है
ये दिल्ली के एक सेठ मदन मोहन, ये पात्र का नाम याद रख लेना, मदन मोहन की कहानी इसमें बताई गई है, जो कुसंगति के कारण यानी कि बुरी संगत में पड़ने के कारण अपना बहुत सा धन बर्बाद कर देता है और फिर अपने एक वकील मित्र ब्रज किशोर के प्रयासों से कुसंगति से बाहर निकलता है। उपन्यास में लाला मदन मोहन महाजनी संस्कृति के प्रतीक हैं। ठीक है, जो लाला मदन मोहन है वो एक सेठ हैं और वो कुसंगति में पड़ जाते हैं। ठीक है, यानी कि कुछ जो एक दो लोग हैं, नौकर है उनका, और जो उनके साथ काम करते हैं उन पर बहुत ज्यादा विश्वास करता है, लेकिन जो उसका खुद का बहुत अच्छा मित्र है ब्रज किशोर, वो उसे अपना दुश्मन समझता है। ठीक है, क्योंकि जो कमी बता देता है तो इंसानों को लगता है कि वही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, बल्कि जो दोस्त होता है ना, वही हमेशा हमारी कमियां बताता है। अच्छाइयाँ तो वो लोग गिनवाते हैं सामने से जो हमारे बारे में अच्छा नहीं सोचते। ठीक है, और पीठ पीछे जो हमारी तारीफ करते हैं वो हमारे सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। तो वकील मित्र था उसका ब्रज किशोर, उसके प्रयासों से फिर बाद में वही जो उसका मित्र है वही काम आता है। और उपन्यास में जो लाला मदन मोहन है वो महाजनी संस्कृति के प्रतीक हैं, जो सामंतवादी प्रवृत्ति से क्या हुए हैं, जकड़े हुए हैं। इस रचना का मूल भाव यह है कि व्यक्ति को जितनी चादर हो उतना ही खर्च करना चाहिए। कहीं कहीं इसमें नई शिक्षा, आधुनिक कृषि, औद्योगिकीकरण तथा निज भाषा की उन्नति, ठीक है, निज भाषा की उन्नति जैसे विचार भी इसमें दर्शाए गए हैं। ठीक है, यहाँ से सारांश को आप चाहें तो स्क्रीनशॉट वगैरह भी लेना चाहें तो ले सकते हैं, अदरवाइज क्लासेस तो रहेंगी, आप जब देखना चाहें तब देख सकते हैं। लेखक ने इस ओर भी ध्यानाकर्षण किया है कि व्यापार जो कि निरंतर बढ़ती हुई शक्ति है वह चापलूसों और सामंती अविवेक से घिरी हुई है। ठीक है, लेखक ने जो कि लाला श्रीनिवास दास जी हैं, उन्होंने इस तरफ भी इस समय थोड़ा सा बताया गया है कि जो हमारे आसपास जो चापलूस लोग रहते हैं और जो व्यापार है ना वो चापलूस लोगों से ही भरा पड़ा है। ठीक है, चापलूस और सामंती अविवेक से घिरा हुआ है। हमें अपनी पूंजी का संरक्षण करना चाहिए और देश हित में ही खर्च करना चाहिए। इस उपन्यास के माध्यम से लेखक यह भी बताना चाहता है कि स्वार्थी मित्र विपत्ति के समय साथ छोड़ देंगे और सच्चा मित्र ही साथ निभाएगा। अर्थात सच्चे मित्र की पहचान विपत्ति में ही होती है। बिल्कुल, जिनको वो अपना मित्र समझता था, वो विपत्ति जब आती है वो जेल पहुंच जाता है लाला मदन मोहन, है ना, कुसंगति के कारण, जिसे उसका मित्र है ब्रज किशोर जो उसको छुड़ा कर लेके आता है। तो सच्चा मित्र वही होता है। बाकी जो उसके स्वार्थी मित्र हैं, जिनको अपना कुछ ना कुछ साधना होता है, वो विपत्ति में साथ छोड़कर चले जाते हैं। तो ये इसका थोड़ा सा सारांश है जो हम देख चुके हैं। आगे देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा परीक्षा गुरु को अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला उपन्यास माना गया है। मौलिक उपन्यास तो ये है ही, बल्कि अंग्रेजी ढंग का प्रथम उपन्यास भी कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। इसका भी ध्यान रखना है। और इसका प्रकाशन वर्ष वैसे इसमें शायद आ भी जाएगा। वैसे इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1882 ईस्वी है। ठीक है, 1870 में देवरानी जेठानी की कहानी जो उपन्यास है वो प्रकाशित हुआ था और ये 1882 में हुआ था। परीक्षा गुरु उपन्यास को लाला श्रीनिवास दास ने निवेदन में अपनी भाषा में नई चाल की पुस्तक कहा है। ठीक है, परीक्षा गुरु जो उपन्यास है उसको लाला श्रीनिवास दास ने निवेदन में, जो इनकी पुस्तक है निवेदन, उसमें अपनी भाषा में नई चाल की पुस्तक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट टाइम भी ये पूछा गया था 2023 में। वे प्रेरणा स्रोत के लिए महाभारत आदि संस्कृत, गुलिस्तान बगैर फारसी, स्पेक्टेटर, लॉर्ड बेकन, गोल्ड स्मिथ, विलियम कपूर, पुराने लेखों, स्त्री बोध व वर्तमान के रसालों को श्रेय देते हैं। उन्हें प्रेरणा कहाँ से मिली है इस उपन्यास को लिखने के लिए? तो महाभारत आदि संस्कृत, गुलिस्तान बगैर फारसी, स्पेक्टेटर, लॉर्ड बेकन, गोल्ड स्मिथ, विलियम कपूर, पुराने लेखों, स्त्रीबोध व वर्तमान के जो रिसाले हैं उनको उन्होंने श्रेय दिया है। इसका आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, पूछे जाते हैं, ध्यान रख लेना। ये उपन्यास कथा प्रधान नहीं है बल्कि उपदेश प्रधान है। मतलब इसमें कोई कथा नहीं दिखाई गई है बल्कि उपदेश दिया गया है। यह 41 प्रकरणों में विभाजित है। ये 41 प्रकरण भी हम पूरे देख लेंगे आगे। ठीक है, मैंने दे रखे हैं क्योंकि 41 प्रकरणों में से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा प्रकरण किसका है।
प्रतीकात्मक रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी आप जानते होंगे ये अंग्रेजों की थी, भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण किया गया है। ठीक है, इसमें प्रतीक किसको बनाया गया है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बनाया गया है और उसके माध्यम से, मतलब इस परीक्षा गुरु के माध्यम से सामाजिक जो यथार्थ है उसका चित्रण यहाँ पर दिखाता है कि, और भारत का जो आर्थिक शोषण हो रहा है, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। उपन्यास में भाषा दिल्ली के आसपास की भाषा है, पद्यों की भाषा ब्रिज रखी गई है और गद्य की खड़ी बोली है। ये भी ध्यान रखना है, जो गद्य की है वो खड़ी बोली है और जो पद्य इसमें रखे गए हैं वो ब्रज है। इस उपन्यास में तत्कालीन समाज में व्याप्त अशिक्षा, लोभ, प्रपंच, दिखावे व दयनीय की समस्या पर भी प्रकाश डाला गया है। ठीक है, ये सारी चीजें याद रख लेना, इसकी विशेषताएं। अशिक्षा पर भी इसमें प्रकाश डाला गया है, लोभ, प्रपंच, दिखावा और दयनीय की समस्या पर। मधुरेश, मधुरेश क्या कहते हैं, तिलिस्म, तिलिस्म और अय्यार दोनों शब्द मूलतः अरबी भाषा के हैं। ठीक है, इसमें तिलिस्म और अय्यार जो शब्द आए हैं वो मूलतः अरबी भाषा के हैं। ये मधुरेश ने कहा है। तिलिस्म का अर्थ है अद्भुत और आश्चर्यजनक कल्पना, मतलब इसको ऐसे ही मत समझ लेना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, बल्कि 3 स्टार लगाइए इस पे। तो आप इसमें से पिछली बार अभी 2023 में भी क्वेश्चन पूछा गया था और एक बार और पूछा गया था। ठीक है, अय्यार का अर्थ पूछ लिया था, अय्यार का अर्थ क्या है, तो इसको भी ध्यान रख लेना। और मधुरेश का ये जो सेंटेंस है, वाक्य है, वो भी याद रख लेना। तिलिस्म का अर्थ अद्भुत और आश्चर्यजनक कल्पना। यहाँ पर मैंने नोट्स में वही चीजें मैं आपको पढ़ा रही हूँ जो आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन हमेशा से पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाएंगे। ठीक है, हम बहुत ज़्यादा मतलब बहुत लंबा चौड़ा करके नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल शॉर्ट में आपको पढ़ा रही हूँ। बस आपको एक ही काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है तो, और अगर पसंद आती है क्लास तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो। और आप अपना कोई सजेशन भी देना चाहें तो दे सकते हैं। बाकी हिंदी की हम तैयारी कंप्लीट करेंगे। और यूजीसी नेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट या एमपी सेट की, तो उसका फर्स्ट पेपर की भी तैयारी हमारी चल रही है, आप प्लेलिस्ट में एक बार चेक कर सकते हैं। तिलिस्म का अर्थ अद्भुत और आश्चर्यजनक कल्पना, संचित कोष की रक्षा के लिए नियत की गई भयानक शक्ल, दवाओं तथा लगनों के मेल से बंधा हुआ यंत्र है। ठीक है, तिलिस्म का अर्थ ध्यान रख लेना। अय्यार का अर्थ है चालक, वेग से चलने वाला या दूर तक दौड़ने वाला। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, PYQ है, ये ध्यान रख लेना, वो भी दो बार पूछा गया है। अय्यार का अर्थ है चालक, वेग से चलने वाला या दूर तक दौड़ने वाला। अब हम इसके पात्रों पर बात कर लेते हैं। तो लाला मदन मोहन इसके सबसे मुख्य पात्र हैं, धनवान व्यापारी हैं लेकिन गलत संगति में फंसा रहता है, अंत में जेल जाता है, जहां से उसका एक सच्चा मित्र है ब्रज किशोर, जो कि वकील होता है, वो उसे बचा करके लेके आता है। लाला ब्रज किशोर वकील है और समझदार है, मदन मोहन का बिल्कुल एकदम सच्चा पक्का मित्र है। ठीक है, ये भी ध्यान रख लेना। मुंशी चुन्नीलाल, ये चुन्नीलाल कौन है, चापलूस मित्र है, जो उसके जेल जाने पर उसका साथ सबसे पहले छोड़ करके भाग जाता है। और ये पहले मदन मोहन के यहाँ पर 10 रुपये में नौकरी करता था। ठीक है, पहले वो उसके यहाँ पर 10 रुपये में नौकरी करता था, मुंशी चुन्नीलाल, और बाद में वो उसका मित्र बन जाता है, जो कि चापलूस है। मास्टर सिंबू दयाल, मास्टर सिंबू दयाल मदन को अंग्रेजी पढ़ने के लिए रखा गया था। ठीक है, जो मदन मोहन है वो अंग्रेजी पढ़ना चाहता है और मास्टर सिंबू दयाल को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए वो बुलाता था। हरकिशोर कौन है, मदन से बैर हो जाने पर व्यापारियों को भड़काकर मदन मोहन पर मुकदमा करवा देता है। पहले तो ये मदन मोहन का अच्छा दोस्त होने का दावा करता है, और बाद में जब इन दोनों की दुश्मनी हो जाती है, दोनों की मित्रता खत्म हो जाती है, तो व्यापारियों दूसरे व्यापारियों को भड़का देता है और मदन मोहन पर क्या करवा देता है, मुकदमा करवा देता है। इसके गौण पात्रों की बात करें तो गौण पात्र आजकल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो कामिनी है, प्रियमवदा है, पंडित पुरुषोत्तम दास, हकीम अहमद हुसैन, बाबू बैजनाथ, लाला हरदयाल हरगोविंद, मिस्टर ब्राइट, निहाल चंद्र मोदी और आगा हसन जान, निहाल चंद्र मोदी, निहाल चंद्र मोदी और आगा हसन जान। ये गौण पात्र तो आप जरूर मतलब कहीं पर लिख लेना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उपन्यास के 41 प्रकरणों के नाम भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सौदागर की दुकान, अकाल में अधिक मास, संगति का फल, मित्र मिलाप, विषयासक्त,
भले बुरे की पहचान, सावधानी, समय। देखो 41 के 41 जरूरी नहीं है याद हो जाएं, लेकिन एक बार दो बार अगर इनको आप रिपीट कर लेंगे ना, और अगर आपके सामने क्वेश्चन आ गया, कोई भी चार ऑप्शन दे दिए, तो आप उसमें जो ऑड होगा, जो नहीं होगा ना, उसको तुरंत पहचान लोगे। ये ऐसा होता है, हमें चीजें उस टाइम पर याद नहीं होती, लेकिन पेपर में याद आ जाती हैं। तो इनको जरूर कर लेना सब में। हाँ, वैसे इनको एक बार मैं पढ़ देती हूँ, आप देख लेना। सौदागर की दुकान, अकाल में अधिक मास, संगति का फल, मित्र मिलाप, विषयासक्त, भले बुरे की पहचान, सावधानी, सब में हाँ, सभासद, प्रबंध, सज्जनता, सुख दुख, बिगाड़ का मूल, विवाद, पत्र व्यवहार, प्रिय अथवा पिय, सुरा, सुरा शराब को बोलते हैं, स्वतंत्रता और स्वेच्छाचार, क्षमा, स्वतंत्रता, कृतज्ञता, पतिव्रता, संशय, प्रामाणिकता, हाथ से पैदा करने वाले, साहसी पुरुष, दिवाला, लोक चर्चा, फूट का काला मुंह, बातचीत, नैराश्य, चालाक की चूक, अदालत, मित्र परीक्षा, हीन प्रवाह, स्तुति निंदा का भेद, धोखे की टट्टी, विपत्ति में धैर्य, सच्ची प्रीति, प्रेत भय, सुधारने की रीति, सुख की परम अवधि। तो ये इसके क्या है, 41 के 41 प्रकरण है, इनको जरूर याद रख लेना। ठीक है, यहाँ से एक दो बार इनको अगर आप रिपीट भी करेंगे तो भी याद हो जाएंगे। तो और प्लीज चैनल को देखो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है आपसे। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे और लाइक नहीं करेंगे तो थोड़ा सा अंदर से क्या है कि डिमोटिवेट होते हैं। वैसे तो मुझे पता है जब पेपर आएगा आपको, आपका पास में, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आप देखेंगे, अपने आप आपको ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन प्लीज़ अभी जो भी देख रहे हैं आप थोड़ा सा सपोर्ट कर देना, ठीक है। तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर देना और बताना आपको इस तरह के नोट्स कैसे लग रहे हैं। अगर आप चाहते हैं इसकी पीडीएफ तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दी हुई है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, पढ़ लेना।